नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जब हम रोज की खबरें देखते हैं ना, तो सब कुछ अलग अलग सा लगता है। कहीं कोई समिट हो रहा है, कहीं कोई मिलिट्री एक्सरसाइज, तो कहीं किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है। सब बिखरा बिखरा। लेकिन क्या हो अगर हम इन सारे डॉट्स को, इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखें, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक देश की पूरी यात्रा की कहानी। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश ये करता कैसे है। मतलब एक तरफ तो आपको दुनिया के साथ भी चलना है, अपनी जगह बनानी है, और दूसरी तरफ अपने घर को, अपने देश को भी तो मजबूत करना है, अपने लोगों के लिए एक बेहतर कल बनाना है। ये एक बहुत ही कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है, और आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी बैलेंस के बारे में होगी। तो चलिए सबसे पहले कहानी का पहला हिस्सा देखते हैं कि भारत दुनिया के मंच पर, वर्ल्ड स्टेज पर क्या कर रहा है। और यहाँ ना दो बड़े ही दिलचस्प मोर्चे हैं। दोनों अलग अलग लगते हैं, पर असल में एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये सीओपी आखिर है क्या। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा। तो देखिए, सीओपी का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। आसान भाषा में कहें तो ये क्लाइमेट चेंज पर होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग है। यहाँ सारे देश एक साथ आते हैं और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी मुश्किलों से निपटने के लिए रास्ते निकालते हैं। तो जो पहला मोर्चा है वो है ग्लोबल कोऑपरेशन का, मतलब पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब क्लाइमेट चेंज जैसी कोई बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने आती है, तो भारत सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहता, बल्कि सॉल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए आगे आता है। और इसका एक ताज़ा उदाहरण हमें ब्राजील में होने वाले COP30 समिट में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ क्लाइमेट चेंज पर तो बात होगी ही, वो तो तय है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भारत एक बिल्कुल नई पहल से जुड़ा है। इसका नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, और इसमें भारत एक ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर शामिल हुआ है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं है। इस फैसिलिटी का टारगेट है पूरे 125 बिलियन डॉलर्स का एक ग्लोबल फंड बनाना। अब सवाल उठता है, क्यों? इसका मकसद है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों के जंगलों को बचाना, उन्हें फिर से हरा भरा करना। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये तो हुई सहयोग की बात, लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। अब हम आते हैं भारत की ग्लोबल स्ट्रेटजी के दूसरे मोर्चे पर, और वो है स्ट्रेटेजिक अलायंस, यानी रणनीतिक साझेदारी। यहां फोकस होता है सिक्योरिटी और कॉमन इंटरेस्ट पर। देखिए, कॉपरेशन तो जरूरी है ही, पर दुनिया को स्थिर रखने के लिए स्ट्रेटेजिक ताकत भी उतनी ही जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। तब ये सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच एक छोटी सी एक्सरसाइज थी। फिर 2015 में जापान ने इसे ज्वाइन किया, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, और बस ये बन गई चारों क्वाड देशों की एक बड़ी एक्सरसाइज। और इस साल तो ये गुआम के पास हो रही है, जो पैसिफिक ओशन में एक बहुत ही अहम स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे धीरे धीरे कितना महत्वपूर्ण बन गया है। अच्छा, तो हमने डिप्लोमेसी और मिलिट्री की बात तो कर ली, लेकिन किसी भी देश की पहचान सिर्फ इन चीजों से तो नहीं बनती है ना। उसकी असली पहचान तो उसकी संस्कृति से, उसके कल्चरल फुटप्रिंट से भी होती है, और ये भी उतना ही जरूरी है। और इसी कल्चरल फ्रंट पर एक बहुत ही मजेदार खबर आई है। ब्रिटेन का एक मीडिया ग्रुप है टाइम आउट, उन्होंने एक सर्वे किया, और पता क्या निकला? मुंबई को 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर, द हैप्पीएस्ट सिटी का खिताब मिला है। और ये रैंकिंग इस बात पर तय हुई है कि शहर में जिंदगी कैसी है और लोग वहां कितने खुश हैं। कल्चर की बात हो और लिटरेचर की ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अमेरिका में एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, डेटन लिटरेरी पीस प्राइज। ये अवार्ड उन लेखकों और किताबों को दिया जाता है जो अपनी कलम से दुनिया में शांति, सोशल जस्टिस और एक दूसरे को समझने में मदद करते हैं। और इस साल यानी 2025 के लिए इसका सबसे बड़ा सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मशहूर लेखक सलमान रुश्दी को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और दिखाता है कि लिटरेचर के जरिए ग्लोबल बातचीत में भारत का कितना बड़ा योगदान है। तो हमने बाहर की दुनिया की बात कर ली, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, एक देश की असली ताकत तो इस बात में है कि वो अपने घर को, अपने लोगों को कितना मजबूत और सुरक्षित रखता है। तो चलिए अब कहानी के इस पहलू को देखते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण असम से आया है।
वहाँ की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, नाम है स्मार्ट एक्सोम। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में किया जा सकता है। मान लीजिए कोई बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा आने वाली है, तो ये ऐप लोगों को रियल टाइम में अलर्ट भेजता है और उन्हें बताता है कि कहाँ मदद मिलेगी। और सुरक्षा सिर्फ आपदाओं से नहीं, बीमारियों से भी जरूरी है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे हमें यही याद दिलाता है कि कैसे वैक्सीनेशन ने पब्लिक हेल्थ की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। एक जमाना था जब पोलियो जैसी कितनी ही बीमारियां बच्चों की जिंदगी बदल देती थीं, और आज वैक्सीनेशन की वजह से हम बच्चों को उन खतरनाक बीमारियों और डिसेबिलिटीज से बचा पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हमने दुनिया में भारत का रोल भी देखा और देश के अंदर लोगों को मजबूत करने की कोशिशें भी देखीं। ये सब अलग अलग बातें लग सकती हैं, है ना? लेकिन सवाल यह है कि इन सबको एक साथ कैसे देखें? क्या कोई एक धागा है जो इन सबको जोड़ता है? मुझे लगता है कि इसका जवाब देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम की एक नई किताब के टाइटल में ही छिपा है। टाइटल है अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ऑडिसी, मतलब मानवता का छठा हिस्सा, आज़ाद भारत की विकास यात्रा। ये किताब भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की कहानी बताती है और आज की ये सारी खबरें उसी लंबी यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ दुनिया से जुड़ना और दूसरी तरफ अपने देश को मजबूत बनाना। ये जो दोहरी कोशिश चल रही है, भारत की जो ये विकास यात्रा है, इसका पूरी मानवता के छठे हिस्से यानी भारत की आबादी के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।